स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और आज हम पहुंचे हैं कहा रॉबरी किंग के छठे भाग पर। देवराज चौहान और विनय बरूटा दोनों ने प्लानिंग कर ली है। इनफैक्ट तीनों ने प्लानिंग कर ली है और एक ही माध्यम से प्लानिंग करी है। जिन्होंने अब तक कहानी सुन ली है वो समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू करते हैं रॉबरी किंग पार्ट 6। अगले दिन सुबह 11 बजे जगमोहन दिल्ली में नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर था। उसने एक कुली से बात की। बुलेट ट्रेन का ट्रायल होने वाला है दिल्ली से मुंबई के बीच। कब होगा? जगमोहन ने पूछा। कल, कहकर वो कुली आगे बढ़ गया। सुनो तो भाई, जगमोहन ने उसकी बांह पकड़ी। कल कितने बजे चलेगी बुलेट ट्रेन? सुबह 9 बजे, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन खड़ी कहाँ है? यार्ड में खड़ी है। लेकिन आप इतना क्यों पूछ रहे हो बाबूजी? उत्सुकता है ना, इसलिए। एक बात तो बताओ भैया। जगमोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जो पेंट्री कार होती है ना, जिसमें खाने पीने का इंतजाम होता है, जिसमें सब वेटर वगैरह भी होते हैं, वो पेंट्री कार बुलेट ट्रेन में होती है ना? हाँ है भी। उसके बिना कैसे गाड़ी चलेगी? बुलेट ट्रेन की पेंट्री कार में वेटर की भर्ती का जिम्मा किस पर है? जगमोहन ने पूछा। ये काम तो ठेकेदार देख रहा है। कौन ठेकेदार? हरबंस लाल बिहारी। वो कहाँ मिलेगा? अब क्या पता। कुली इधर उधर नजरें दौड़ाकर कह उठा। सारा दिन तो स्टेशन पर ही दिखता है। क्या काम है? जरूरी काम है। आप तो प्लेटफॉर्म पर बने रेलवे के रेस्टोरेंट में जाकर उससे पूछो, बात बन जाए शायद। मेहरबानी, कहने के साथ ही जगमोहन आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जगमोहन उस रेस्टोरेंट में जा पहुंचा। कैश काउंटर के पास पहुंचा। हरबंस लाल बिहारी साहब कहाँ मिलेंगे? जगमोहन ने पूछा। वो ठेकेदार? हाँ। सत्तू? उसने एक वेटर को पुकारा। ठेकेदार कहाँ पर मिलेगा? ठेकेदार साहब 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी तूफान मेल में गए हैं। उस वेटर ने दूर से ही आवाज दे दी। 3 नंबर पर खड़ी तूफान मेल में ठेकेदार मिलेगा। पेंट्री कार में होगा, वो बोला। आप हैं कौन? उसका रिश्तेदार, जगमोहन ने कहा और रेस्टोरेंट से बाहर निकलता चला गया। 1 मिनट में वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर था। उसके वहां पहुंचते ही तूफान मेल पटरियों पर रेंगने लग गई थी। जगमोहन को समझ नहीं आया कि वो ठेकेदार ट्रेन में चढ़कर चला गया या उतर गया। उसने पास जाते कुली को रोका। भैया, वो ठेकेदार हरबंस लाल बिहारी का तो जानते ही होगे। वो इस ट्रेन की तरफ आया था। उसे कहीं देखा? वो रहा ठेकेदार। उसने एक तरफ इशारा किया। किधर? वो देखो, सफेद कुर्ते पजामे वाला, मूछें जिसकी हैं और पेट बाहर है, कहकर कुली आगे बढ़ गया। जगमोहन की निगाह उस पर टिक चुकी थी। वो ठेकेदार ही था। इधर ही आ रहा था वो। साथ में वर्दी पहने 2-3 वेटर थे। वो बातें करते आ रहे थे। जगमोहन खड़ा ठेकेदार को देखता रहा। वो सब उसके पास से निकल गए। जगमोहन उनके पीछे धीमे धीमे चल पड़ा। उसके दिल ने गवाही दे दी थी कि इस इंसान को अपने काम के लिए तैयार किया जा सकता है। आगे जाकर वो लोग प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जगमोहन 5-7 सीढ़ी का फासला रखे पीछे ही था। ऊपर पहुंचकर 2 वेटर दूसरी तरफ चले गए और ठेकेदार एक वेटर के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चल पड़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर वेटर कहीं चला गया और ठेकेदार कुर्ते की जेब से गुटखा निकालकर पन्नी को फाड़कर और सारा मुंह में उड़ेलकर पन्नी फेंकी और मूछों पर हाथ फेरता नजरें इधर उधर घुमाने लगा। जगमोहन उसके पास जा पहुंचा। राम राम ठेकेदार भैया, जगमोहन ने मुस्कुराकर कहा। ठेकेदार ने जगमोहन को घूरा, फिर सिर हिलाकर कह उठा। राम राम।
कल बुलेट ट्रेन चल रही है ना ट्रायल के लिए, तो उसकी पेंट्री कार में तुमने वेटरों की ड्यूटी लगा दी होगी। जगमोहन बराबर मुस्कुरा रहा था। तुम क्या रेलवे के अफसर हो? पूछताछ नहीं, बात कर रहा हूं। सुना है कल सुबह 9 बजे इसी 1 नंबर प्लेटफॉर्म से मुंबई के लिए चलेगी। हाँ। ठेकेदार की नजरें पुनः इधर उधर घूमने लगी। देखने में कैसी है बुलेट ट्रेन? तुमने देखी है? हाँ, बढ़िया है। कैसी दिखती है? तुमने रिवॉल्वर की गोली देखी है? ठेकेदार ने आंखें नचाई। बिल्कुल वैसे ही दिखती है आगे से। फिल्मों में देखी है रिवॉल्वर की बुलेट। उधर यार्ड में खड़ी है बुलेट ट्रेन, देखनी हो तो देख लो। भीतर तो जा नहीं सकोगे, लॉक है। बाहर से दर्शन कर लो। मेरा दिल तो बहुत कर रहा है कि बुलेट ट्रेन की सैर करूं। 15 दिन रुक जाओ, पब्लिक के लिए बुलेट ट्रेन को खोल देंगे, फिर जी भरकर सैर करना। ठेकेदार भैया, तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारी जेब में मोटी रकम आ जाए? जगमोहन प्यार से बोला। ठेकेदार ने आंखें से खोलकर उसे देखा। लाखों रुपया तुम्हें मिल सकता है। क्यों? ठेकेदार ने जगमोहन की आंखों में देखा। बुलेट ट्रेन में सफर करना है तुमने? नहीं। क्यों? ठेकेदार ने जगमोहन की आंखों में देखा। बुलेट ट्रेन में सफर करना है तुमने भी? भी? तो क्या मेरे से पहले भी कुछ लोग आ चुके हैं बात करने तुम्हारे पास? ठेकेदार ने मुंह घुमा लिया। मैं तुम्हें 5 लाख दे सकता हूं अगर तुम पेंट्री कार में मुझे वेटर के रूप में घुसेड़ दो। जगमोहन बोला। ठेकेदार ने जगमोहन को देखा और कह उठा, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या जादू है बुलेट ट्रेन में कि उसमें सवार होने के लिए लोग लाखों रुपए दे रहे हैं। पहले कितने लोगों ने दिया है? 4 ने, उसने कहा, फिर होंठ भींच लिए। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता नाची। तुम मुझे भी पेंट्री कार में फिट करा दो। नहीं हो सकता अब। क्यों? सारी सेटिंग हो चुकी है। आज दोपहर बाद सब वेटरों की लिस्ट अफसरों के पास चली जाएगी। वेटरों की लिस्ट? हाँ। बुलेट ट्रेन में गृह मंत्री जी सफर करेंगे, इस कारण सावधानी बरती जा रही है। ट्रेन में वही चढ़ेगा जो रेलवे का कर्मचारी होगा और जिसकी ड्यूटी लगाई जाएगी। बड़े अफसरों ने मुझसे पेंट्री कार वालों की लिस्ट मांगी, तो उसमें मेरा भी नाम डाल दो ना। नहीं डाला जा सकता, लिस्ट टाइप होने जा चुकी है। ठेकेदार कुछ बेचैन दिखा। तुम ऐसी बहानेबाजी करके अपने हाथ से 5 लाख रुपया गवा रहे हो। जगमोहन कह उठा। तुम्हें पहले आना चाहिए था। क्यों? पहले रेट कम था। कितना रेट था? 5 लाख। अब रेट बढ़ गया है। 6 ले लो। 10 लाख लूंगा। ठेकेदार बोला। आसान काम नहीं है, किसी को हटाकर उसकी जगह तुम्हें डालना होगा। लिस्ट से अब नाम नहीं हटाया जा सकता। जिसे हटाऊंगा तुम्हें उसी के नाम पर पेंट्री में कहा जाना होगा। 10 लाख तो ज्यादा है, मैं नहीं दे सकता। 9 दे देना। ठेकेदार ने धीमे स्वर में कहा। ये भी ज्यादा है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। 8.5 से कम मैं एक पैसा नहीं लूंगा। 6 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। ये भी ज्यादा है। पैसे साथ लाए हो? हाँ। निकालो, गड़बड़ मत करना। जगमोहन ने पैंट के साथ जगमोहन ने पेट के साथ पैंट में फंसी गड्डियों को कमीज में हाथ डालकर निकालते हुए कह उठा, कल बुलेट ट्रेन के ट्रायल में मुझे पेंट्री कार में हर हाल में जगह चाहिए। गड़बड़ कैसी? तब मैं खुद प्लेटफॉर्म पर रहूंगा। जगमोहन ने हजार हजार नोटों की 6 गड्डियां उसे दे दी। समझ में नहीं आता कि तुम लोग इतना पैसा देकर वेटर बनकर बुलेट ट्रेन में सफर क्यों करना चाहते हो, और पैसा भी सब साथ लेकर ही आते हैं। ठेकेदार बड़बड़ाया। वो 4 लोग कौन थे जो मुझसे पहले तुम्हारे पास आए? जगमोहन ने पूछा। ठेकेदार ने नोटों की गड्डियां कुर्ते की जेब में डालते हुए कहा, मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारे बारे में बताऊं तो क्या बताऊंगा?
मैं तो कुछ जानता ही नहीं तुम्हारे बारे में। ऐसे ही वो लोग हैं। उन्हें भी वेटर बनाकर कल पेंट्री कार में भेज रहे हो? हाँ। अब तुम एक काम करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा आई कार्ड बनाने के लिए फोटो चाहिए होगी, वर्दी भी बनवानी होगी। स्टेशन के सामने वाले बाजार में सोहन टेलर टेलर है, उसे अपना नाप दे दो, कहना ठेकेदार ने भेजा है। और कपड़ा वर्दियों का उसके पास ही पड़ा हुआ है, 4 वर्दियां उसने बनाई थी, उसमें से काफी कपड़ा बच गया है। कहना तुम्हारी भी वर्दी बना दे। और उससे थोड़ा आगे ही मल्होत्रा स्टूडियो है, उससे आई कार्ड के लिए फोटो खिंचवा लो। 60 रुपए में 4 फोटो बना के देगा, ठेकेदार ने व्यस्त स्वर में कहा। जगमोहन खड़ा ठेकेदार को देखे जा रहा था। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे फोटो ला कर दो, तुम्हारा आई कार्ड बनवाना है। आई कार्ड? पेंट्री कार्ड के वेटर के लिए? और क्या, असली होगा वो? तुम्हें क्या कि वो असली हो या नकली, तुम्हारा काम कल हो जाएगा। तुमने बुलेट ट्रेन की सैर करनी है वो कर लेना, किसी को बताते मत रहना कि ठेकेदार को पैसे देकर तुम वेटर बने हो। ऐसा हुआ तो मैं ये बात नहीं मानूंगा और रेलवे तुम्हें जेल में डाल देगी। मैं क्यों बताऊंगा? ट्रेन में थोड़ी वेटरगिरी भी कर लेना, सांप बनकर मत बैठे रहना, किसी को शक हो जाएगा। और कल सुबह 7 बजे मुझे इसी प्लेटफॉर्म के रेस्टोरेंट से बाहर मिल जाना। अभी तक यहीं खड़े हो, गए नहीं, जल्दी से अपनी फोटो लाओ। तुम कहाँ मिलोगे? मैं यहीं मिलूंगा, 2 घंटे तक यहीं हूँ, उसके बाद मुझे जरूरी काम से जाना है। तुम 2 घंटे का इंतजार मत करो और जल्दी से फोटो ले के साथ वापस लौटो। जगमोहन बाहर वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया, स्टेशन से बाहर निकला और सड़क पार करके सामने जाते बाजार की तरफ बढ़ गया और मोबाइल निकालकर देवराज चौहान का नंबर मिलाने लगा। बाजार में स्टेशन की तरह भारी भीड़ थी। देवराज चौहान का फोन लग गया। काम बन गया। कल बुलेट ट्रेन के ट्रायल के लिए दिल्ली से मुंबई रवाना होगी और मैं पेंट्री कार में होऊंगा। ये अच्छा रहा। मैं ट्रेन में रिपोर्टर के तौर पर तब आऊंगा जब मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी। एक गड़बड़ है। ट्रेन के वेटरों के ठेकेदार से पता चला कि मेरे से पहले भी 4 लोग पैसे देकर वेटर के रूप में बुलेट ट्रेन की पेंट्री कार में जगह पा चुके हैं। वो लोग आतंकवादी हो सकते हैं। हो सकता है। तुम्हें सावधान रहना होगा और ट्रेन चलने के बाद उनकी पहचान करनी होगी। मैं ऐसा ही करूंगा। विनय बरूटा का कोई फोन आया? नहीं, वैसे उसने मेरा नंबर लिया था, उधर से देवराज चौहान ने बताया। क्या पता वो ट्रेन में जगह ना पा सके। विनय बरूटा घिसा हुआ इंसान है, यह संभव बात है कि वो ट्रेन में जगह ना पा सके। मोबाइल मेरे पास ही होगा, कोई खास बात हुई तो तुम्हें फिर फोन करूंगा। कहने के साथ ही जगमोहन ने फोन बंद करके जेब में डाला। उसे सोहन टेलर्स का बोर्ड नजर आने लगा था। अगला दृश्य। बंगले पर मौजूद देवराज चौहान ने जगमोहन से बात करके फोन बंद किया ही था कि पुनः फोन बजने लगा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। देवराज चौहान, शेख जहांगीर अली की आवाज कानों में पड़ी। कल सुबह बुलेट ट्रेन दिल्ली के लिए चलेगी, मालूम है। 10 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन मुंबई पहुंचेगी और वो वापस कब दिल्ली के लिए रवाना होगी ये तुम पता कर सकते हो। अगले दिन सुबह 9 और 10 के बीच दिल्ली के लिए चलेगी। तुमने बुलेट ट्रेन में यात्रा करने का अपना इंतजाम कर लिया होगा, उधर से जहांगीर अली ने पूछा। हाँ। तो मैं आशा रखूं कि अगर रास्ते में नौशाद के बारे में कोई गड़बड़ हुई तो तुम संभाल लोगे। ऐसा हुआ तो मेरी पूरी कोशिश होगी, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कोशिश नहीं, मुझे वादा चाहिए कि या तो तुम नौशाद को उन लोगों से सुरक्षित रखोगे या नौशाद को शूट कर दोगे। ऐसे कामों में वादे नहीं किए जाते। मैं नहीं जानता कि बुलेट ट्रेन में क्या हालात होने वाले हैं। तुम मेरा काम जरूर पूरा करोगे। यह भी हो सकता है कि बुलेट ट्रेन में कुछ भी ना हो, देवराज चौहान कह उठा। ऐसा मत सोचना, बुलेट ट्रेन में नौशाद को ले जाने की वो पूरी कोशिश में है। तुम दावे के साथ कह रहे हो जहांगीर अली? हाँ, क्योंकि मुझे खबर मिल गई है कि वो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। वो पागलों की तरह इस काम को हर हाल में कर देना चाहेंगे।
वो लोग ऐसे हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। नौशाद को वो अपनी योजना के मुताबिक ट्रेन से उतार कर ले जा सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि वो हद से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। तुम उन्हें पहचानते हो? कुछ को। फिर तो ये भी मालूम होगा कि इस वक्त वो कहाँ। देवराज चौहान। जहांगीर अली का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। मुझे अपनी जान भी प्यारी है। मैं उनके बारे में मुंह नहीं खोलूंगा। वो जानते हैं कि मुझे उनकी योजना का पता है, परंतु उन्होंने इस विश्वास के साथ मुझे जिंदा छोड़ा हुआ है कि मैं ये बात किसी से नहीं करने वाला। अगर वक्त से पहले उनके साथ कुछ किया गया तो सीधा मुझ पर ही शक करेंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम पर कोई खतरा आए। ट्रेन में उनके साथ कुछ भी हो, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। तुमने किसी कीमत पर यह बात किसी को नहीं बतानी है कि तुम जहांगीर अली के लिए काम कर रहे हो, वरना मैं फंस जाऊंगा। तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा। ये बात मैंने विनय बरूटा से भी कह दी है। वो तुमसे बुलेट ट्रेन में ही मिलेगा। तुम दोनों मिलकर काम करो या अलग अलग करो, परंतु उन आतंकवादियों को किसी भी हाल में अपने नापाक इरादे में सफल नहीं होने देना है। विनय बरूटा ने मुझे गारंटी दी है इस बात की कि वो उन लोगों को कामयाब नहीं होने देगा। मैं गारंटी कभी नहीं देता, काम पूरा करने की कोशिश अवश्य करता हूं। ठीक है, अब तुम जैसा भी कहो। 200 करोड़ मैंने तैयार करके रख लिए हैं। काम के बाद कभी भी मुझसे ले सकते हो। देवराज चौहान ने फोन बंद करके रखा और कुर्सी पर बैठ गया। चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। अगला दृश्य। शाम के 4 बज रहे थे। इस्माइल और कासिम अली इस्माइल और कासिम वर्ली की मार्केट में एक कॉफी शॉप के सामने मौजूद थे। दोनों के हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास थमे हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो बातों में व्यस्त हैं, परंतु हकीकत में उन्हें किसी का इंतजार था। कोल्ड ड्रिंक समाप्त करके खाली गिलास पास के डस्टबिन में डाले और इस्माइल कह उठा, आधा घंटा ऊपर हो गया, उसे फोन करो। कासिम ने एक नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जारी थी। हेलो। फिर अगले ही पल कानों में आवाज पड़ी। तुम पहुंचे नहीं? कासिम बोला। पहुंच गया, 5 मिनट में तुम्हारे पास आऊंगा। उधर से आवाज कानों में पड़ी। कासिम ने फोन बंद करके जेब में रखते हुए कहा, पहुंच गया वो। कुछ मिनटों बाद एक आदमी उनके पास आ पहुंचा। वो 40 साल का, सांवले रंग का था। सादी पैंट कमीज पहनी थी। सिर के बाल छोटे छोटे से थे और चेहरे से वो पुलिस वालों जैसा लग रहा था। उसने पास आकर कासिम से हाथ मिलाया। ये मेरा दोस्त है। कासिम ने इस्माइल की तरफ इशारा किया। उसने इस्माइल से भी हाथ मिलाया। ये सुनील शिंदे है, एसटीएफ वाला। कासिम ने इस्माइल से कहा। इस्माइल ने उसे देखकर सिर हिला दिया। सुनील शिंदे ने जेब से एक कागज निकालकर उसे दिया। कासिम ने कागज जेब में रखा और पास की कार से एक छोटा लिफाफा निकालकर उसे दिया। तुम्हारे 10 लाख पूरे हो गए हैं, कासिम बोला। सुनील शिंदे ने सिर हिलाया। उस दिन सुबह तुम कैसे काम करोगे वो मैं बता चुका हूं। कागज में क्या है? जवानों की संख्या के उस दिन कितने होंगे और उनके नाम। तुमने अपने लोगों के आई कार्ड बनवा लिए हैं? हाँ, उसी आदमी से बनवाए हैं जिससे तुमने बनवाने को कहा था, कासिम ने कहा। कितने लोगों के आई कार्ड बनवाए? 30। उस दिन बुलेट में 33 जवान जाने वाले हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कासिम ने कहना चाहा। फर्क पड़ता है, सुनील शिंदे कह उठा। सिक्योरिटी वालों के पास जवानों की संख्या और उनके नामों की लिस्ट होगी। तुम अगर 30 लोगों के साथ बुलेट ट्रेन के लिए वहां पहुंचे तो सिक्योरिटी वाले ऊपर फोन करके पूछ सकते हैं कि 3 जवान कम क्यों हैं। ऐसा कोई काम मत करो कि भेद खुल जाए कि तुम लोग एसटीएफ वाले नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले 30 नामों की लिस्ट दी थी। उन्हीं नामों के तुमने आई कार्ड बनवाए हैं, परंतु आज 33 जवानों के नामों की लिस्ट दी है। देख लेना कि वो 3 नए नाम कौन से हैं लिस्ट में। उन नामों के भी आई कार्ड तैयार करवा लो। तुम्हें पूरे 33 जवान लेकर ही सिक्योरिटी वालों के सामने जाना है। इस्माइल ने कासिम से कहा, ऐसा कोई काम मत करो कि हमें परेशानी पैदा हो। सब कुछ चाक चौबंद होना चाहिए। ठीक है, मैं ये सब ठीक कर लूंगा, कासिम बोला। अब हमारे दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है? सुनील शिंदे ने पूछा। नहीं, अब हम सिर्फ फोन पर बात करेंगे।
उस दिन सुबह तुमने फोन करके मुझे बताना है कि बुलेट ट्रेन में तैनात होने वाले एसटीएफ के 33 जवान किस रास्ते से और किस वाहन से स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात मैं एक दिन पहले ही शाम को बता दूंगा। तब तो और भी अच्छा रहेगा, कासिम कह उठा। तुमने वादा किया था कि मेरा नाम किसी भी मामले में नहीं आएगा, सुनील शिंदे ने बेचैनी से कहा। क्यों, मैंने क्या अपना वादा तोड़ा? कासिम मुस्कुराया। मैं आने वाले वक्त की बात कर रहा हूं। तुम लोग कुछ भी करो, परंतु मेरा नाम मत लेना किसी भी मौके पर। वादा अपनी जगह पर कायम है, कासिम ने कहा। जो हमारे काम आता है उसे हम कभी भी मुसीबत में नहीं डालते। मैं आभारी रहूंगा तुम्हारा। चलता हूं अब, फोन पर बात करेंगे। सुनील शिंदे चला गया। कासिम और इस्माइल पास खड़ी कार में जा बैठे। कासिम उसका दिया कागज खोलकर उसमें लिखे नामों की लिस्ट पढ़ने लगा। इस्माइल कुछ पल खामोश रहा और फिर कह उठा। तुम समझ सकते हो कि इसमें वो कौन से 3 नाम हैं जिनका आई कार्ड नहीं बना? इसके लिए पहले वाली लिस्ट को भी साथ रखना होगा। वो लिस्ट घर पर है। तो तुम टैक्सी पकड़कर घर जाओ, उन 3 नामों को तलाश करो जिनके आई कार्ड नहीं बने। फिर अपने 3 आदमियों की तस्वीरें लो और आई कार्ड बनवाओ, जहां से पहले बनवाए थे। ये काम अधूरा हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। तुम वहां अकेले जाओगे? कासिम ने पूछा। हाँ, मेरे साथ रहने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम आई कार्ड बनवाओ, काम पूरा करके मुझे खबर दो। ठीक है, कासिम ने कहा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और दरवाजा बंद करके आगे बढ़ गया। इस्माइल ने कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। शाम 6 बजे इस्माइल ने बोरीवली की एक इमारत की पार्किंग में कार रोकी और बाहर निकलकर इमारत की लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो शांत और निश्चिंत सा लग रहा था। शाम के वक्त लोग अपने कामों से छुट्टी करके घर जा रहे थे, इसलिए लिफ्ट से नीचे आने वालों की संख्या ज्यादा थी और ऊपर जाने वालों की संख्या बेहद कम। वो लिफ्ट में गया और छठी मंजिल पर जाने के लिए बटन दबा दिया। दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ी। इस्माइल ने जेब से एक कागज निकाला और उसे पुनः पढ़ने के बाद जेब में रख लिया। छठी मंजिल पर इमारत छठी मंजिल पर इस्माइल लिफ्ट से बाहर निकला और ऑफिसों के नंबर पढ़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। सामने से एक व्यक्ति आया तो उसने पूछा, 8 कहाँ पड़ेगा? उसने बताया कि राहदारी में आगे से बाईं तरफ मुड़कर है। कुछ ही देर में इस्माइल 8 के शीशे के बंद दरवाजे के पास खड़ा था। पास ही छोटा सा बोर्ड लगा था, मुस्लिम वैवाहिक रिश्तों के लिए भीतर आए। इस्माइल भीतर प्रवेश कर गया। पास ही रिसेप्शन पर खूबसूरत युवती मौजूद थी। स्वागत है आपका, कहिए, वो मधुरता भरे स्वर में कह उठी। रिश्ते के लिए आया हूं, इस्माइल ने सहज स्वर में कहा। युवती ने एक फॉर्म निकाला और उसे देते हुए कह उठी, यह फॉर्म भर दीजिए और फीस का 1,000 रुपया। उसके बाद आप भीतर जाकर बात कर सकते हैं। वहां बैठ जाइए। इस्माइल एक तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठा और पेन निकालकर फॉर्म भरा। उठकर युवती के करीब आया और फॉर्म के साथ 1,000 रुपया भी उसे दिया। युवती ने उसे रसीद दी और इंटरकॉम उठाकर भीतर बात की। सर, आप फ्री हो तो एक साहब को भेजूं या? फिर उसने रिसीवर रखा और इस्माइल से कह उठी, वो सामने बाईं तरफ वाले दरवाजे से भीतर चले जाइए। इस्माइल आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। ये सजा सजाया ऑफिस था। टेबल पर एक 55 वर्ष का व्यक्ति मौजूद था। इस तरफ 2 युवक बैठे थे। लड़की एकदम चकाचक चाहिए, एक लड़का कह रहा था। खूबसूरत हो, पतली हो, लंबी हो, अपना घर हो, तगड़ा कमाती हो और मुझे कोई काम करना ना पड़े। घर बैठाकर खिलाए मुझे, मैं भी उसे बहुत प्यार से रखूंगा। आपकी डिमांड मैंने नोट कर ली है। वो आदमी इस्माइल को बैठने का इशारा करते हुए उस युवक से कह उठा। ऐसी एक लड़की है तो, परंतु उसके घर आने का कोई वक्त नहीं है। कभी तो वो दो 3 3 दिन घर नहीं आती। कोई बात नहीं, युवक ने कहा, चलेगी। दूसरा युवक भी सिर हिलाने लगा। इस्माइल बैठ चुका था। बात करूंगा मैं लड़की से, उसने कहा। फिर इस्माइल से बोला, बताइए, आप किस तरह के रिश्ते के लिए आए हैं?
मैं शादी के लिए लड़की की तलाश में हूँ। पहले मेरा काम कर दीजिए, युवक ने बेचैनी से कहा। आज ही मुझे उस लड़की से मिलवा दीजिए। इन कामों में थोड़ा सा वक्त लगता है, वो बोला। आप जाइए, मैं आपको कल या परसों फोन करूंगा। भूलेंगे तो नहीं? ये तो मेरा काम है, भूलूंगा क्यों? वो दोनों युवक वहां से चले गए। वो व्यक्ति इस्माइल से कह उठा, आपका नाम क्या है? इस्माइल। कैसी लड़की चाहते हैं आप? विदेशी, इस्माइल ने शांत स्वर में कहा। विदेशी? वो एकाएक सतर्क दिखा। किस देश की लड़की हो? अमरीकी हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। एकाएक उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान उभरी। आपके अब्बा का क्या नाम है? हसन। ठीक है इस्माइल साहब, आप ठीक जगह पर आए हैं। कल से जनाब हसन रोज फोन करके पूछ रहे हैं कि सामान लेने वाला आया कि नहीं। मैं आ गया हूं। सामान तैयार है। वो कुर्सी छोड़कर उठा और पीछे मौजूद अलमारी को खोलकर छोटा सा ब्रीफकेस निकाला और अलमारी बंद करके वापस कुर्सी पर बैठा और ब्रीफकेस टेबल पर रखकर उसे खोला। ब्रीफकेस में तारों युक्त 5 लंबी पाइप सी पड़ी हुई थी, जिसके दोनों तरफ से तारें निकली हुई थी। उसके ऊपर एक मीटर जैसा कुछ जुड़ा हुआ था। उस पर शीशे की नन्ही सी स्क्रीन थी जो कि इस वक्त बंद थी। पास में 0 से 9 तक बटनों की प्लेट थी। इस्माइल साहब, ये है न्यूक्लियर बम। इस्माइल की निगाह ब्रीफकेस में पड़े न्यूक्लियर बम पर ही थी। इसे छोटा बम मत समझिए, ये बहुत पावरफुल है और जबरदस्त तबाही मचा देगा। इसका असर तो आप फटने के बाद ही देख सकेंगे। न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट से इसे मैंने 40 करोड़ रुपए में खरीदा है। समुद्र के रास्ते इसे कोरिया से लाया गया है और लाने वाले को 5 करोड़ देने पड़े हैं। इसमें तबाही के साथ साथ ऐसे खतरनाक वायरस भरे पड़े हैं कि फटने के बाद 200 साल तक वायरस वायुमंडल में रहेंगे और वहां पैदा होने वाले बच्चे अपंग पागल होंगे। हिंदुस्तान एक नई तरह की मुसीबत में फंस जाएगा। फटने के बाद जो भी इंसान बम की रेडिएशन के असर में आएगा वो मर जाएगा। मेरे ख्याल में 2-3 लाख तो कम से कम रेडिएशन की चपेट में ही आ जाएंगे। संख्या ज्यादा भी हो सकती है। जहां ये बम फटेगा वहां से 15-15 मील का हिस्सा ऐसा हो जाएगा कि वहां आबादी कभी नहीं बच सकेगी 200-300 साल तक। पेड़ पौधे नहीं पनप सकेंगे। एक बार ये न्यूक्लियर बम फटने तो दीजिए, फिर देखिए कि हिंदुस्तान किस तरह आंसू बहाता है। उसकी आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। बम के बारे में मुझे बताओ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस्माइल ने कहा। बहुत ही आसान है, बच्चा भी इसे संभाल सकता है। बम का एक कोड है बम का एक कोड है जो मैं बता दूंगा। बम को 2 तरह से सेट किया जा सकता है। कंप्यूटर में बम का कोड डालकर इसे चालू करो और टाइम सेट करके लॉक कर दो, तो उस पल ये छोटी सी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। जितने वक्त के बाद का टाइम सेट किया होगा उतना वक्त स्क्रीन पर नजर आने लगेगा और एक एक सेकंड कम होता दिखने लगेगा। करके दिखाऊं क्या? ऐसे ही ठीक है, मैं समझ गया। और दूसरा ढंग क्या है बम को सेट करने का? वो भी आसान है। ये देखो, बम के दोनों तरफ की तारों को आपस में जोड़ दो और ये स्विच ऑन कर दो। ऐसा करते ही बम के ऊपर लगी स्क्रीन रोशन हो जाएगी और इस पर लगी इस छोटी सी नंबर प्लेट से बटनों को दबाकर मिनटों और घंटों के हिसाब से टाइम सेट कर दो। सेट करते वक्त टाइम स्क्रीन पर दिखता रहेगा। उसके बाद नंबर प्लेट के ऊपर लगा लाल बटन दबा दो तो बम चालू हो जाएगा। स्क्रीन पर नजर आता वक्त एक एक सेकंड के हिसाब से कम होने लगेगा। हर 3 सेकंड के बाद बम से बीप की आवाज निकलेगी। ये इस बात का इशारा है कि बम ठीक से काम कर रहा है। जब बम फटे तो तुम लोगों को तब कम से कम 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए। तब हम इससे भी ज्यादा दूर होंगे। वैसे बम फटेगा कब? बुलेट ट्रेन में, हमारे उतर जाने के बाद। तब वो दिल्ली के आसपास होगी या? गुड। तो तुम लोग बड़ा वाला कमाल करने वाले हो। मैं खुद चाहता हूं कि हिंदुस्तान का बुरा हाल हो जाए, कहकर उसने गहरी सांस ली। परंतु हम कितनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस देश का हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। अब बिगड़ेगा, इस्माइल ने दृढ़ स्वर में कहा। अब दहल जाएगा हिंदुस्तान। मुझे खुशी होगी अगर तुम ऐसा कर सके तो।
उसने ब्रीफकेस बंद किया और इस्माइल की तरफ सरकता कह उठा, जनाब हसन साहब ने कहा था कि जो भी बम लेने आए उससे उनकी बात करा दूं। कराओ बात। वो उठा और टेबल के नीचे से एक्शन शूज का डब्बा निकालकर टेबल पर रखा और उसे खोलकर उसके भीतर रखा सैटेलाइट फोन निकाला और उसे चालू करने के बाद नंबर लगाने में व्यस्त हो गया। इस्माइल के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। 5 मिनट की कोशिश के बाद नंबर लगा। उस व्यक्ति की बात हसन से हो गई। जनाब, वो बोला, ब्रीफकेस लेने इस्माइल साहब आए हैं। अगले ही पल उसने इस्माइल की तरफ सैटेलाइट फोन बढ़ाया। इस्माइल ने फोन थामा और बात की। हसन भाई, कैसे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान कब आ रहे हो? अब तो नौशाद के साथ ही आऊंगा, इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा। क्या बात कही है, उधर से हसन ने हंसकर कहा। तुम्हारा काम करने का दिन आ गया है। शायद परसों वो दिन हो सकता है। कल सुबह तो बुलेट ट्रेन दिल्ली से चलकर कल शाम को ही मुंबई पहुंचेगी। मेरे ख्याल में एक रात का स्टे होगा, अगले दिन वापस दिल्ली के लिए चल देगी। नौशाद के साथ? जी हाँ, नौशाद के साथ। आप लोगों ने सब तैयारी पूरी कर ली? सब काम हो चुके हैं। अब तुम सबने सफल होना है। जरूर सफल होंगे। सूफी का क्या कहना है? उसे पूरा भरोसा है कि हम सफल रहेंगे। ये बहुत बड़ा काम है इस्माइल। सफल होने के बाद तुम सबका नाम चमक उठेगा। ये काम ही ऐसा है। नौशाद का हिंदुस्तान की सरकार के हाथों से निकलकर पाकिस्तान पहुंच जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मैं जानता हूं हसन भाई। उसके बाद बुलेट ट्रेन में जब न्यूक्लियर बम फटेगा तो जो तबाही मचेगी उसे कोई भूल नहीं सकेगा। उसके बाद हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के रास्ते में आने की सोचेगा भी नहीं और हम पाकिस्तान में बहुत ताकतवर बन जाएंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो सप्ताह के भीतर नौशाद के साथ हम पाकिस्तान में होंगे। तुम लोगों के स्वागत की तैयारी मैंने कर रखी है। सफल होने पर मुझे खबर कर देना। जरूर हसन भाई। बातचीत खत्म हो गई। इस्माइल ने सैटेलाइट फोन को उस व्यक्ति को थमाया। उसने फोन को ऑफ किया और जूते के डिब्बे में डालकर डिब्बा पुनः टेबल के नीचे सरका दिया और बोला, मेरे लायक कोई और सेवा हो तो कहिए। शुक्रिया। इस्माइल उठा और ब्रीफकेस थामे के उठा। अब मैं चलूंगा जनाब। जब मुझे खबर मिलेगी कि तुम लोग नौशाद को ले जाने में सफल हो गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो उठ खड़ा हुआ। तुम्हें बहुत जल्द खबर मिलेगी, इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा। इस्माइल वहां से बाहर निकला। ब्रीफकेस हाथ में दबा था। चाल में लापरवाही भर रखी थी। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसे इस काम का बड़ा बनाया गया था। मिशन पूरा करना है। नौशाद को हर हाल में आजाद कराकर पाकिस्तान तक ले जाना है। अगला दृश्य। इस्माइल घर पहुंचा। नसीमा ने दरवाजा खोला। उसके भीतर आने पर नसीमा दरवाजा बंद करके पलटी तो इस्माइल ने उसे ब्रीफकेस देते हुए कहा, इसे भीतर रख दो। इसमें क्या है? नसीमा ने ब्रीफकेस थामा। न्यूक्लियर बम। नसीमा ब्रीफकेस को भीतर रखाई। बच्चा कहाँ है? इस्माइल ने पूछा। अभी सुलाया उसे। सूफी का फोन आया था कुछ देर पहले। क्या कह रहा था? इस्माइल ने नसीमा के खूबसूरत चेहरे पर नजर मारी। वो बता रहा था कि इस्माइल जब काम के लिए निकले तो मुझे भी उसके साथ बाहर निकल जाना है। तुम स्टेशन चले जाओगे और मुझे कहीं और चले जाना है। वहां का पता सूफी ने मुझे बताया है। नसीमा बोली, बच्चे को यहीं छोड़ जाना है। तो हमारे अलग अलग होने का वक्त आ गया है। इस्माइल ने गहरी सांस ली। हाँ, इतना ही साथ था हमारा। इस्माइल ने आगे बढ़कर नसीमा को बाहों के घेरे में ले लिया। खाना खाना है अभी? नसीमा मुस्कुराकर कह उठी। तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, इस्माइल बोला। हम जिस काम में हैं वहां प्यार मोहब्बत नहीं चलता, नसीमा ने कहा। अब मुझे किसी और के पास जाना है। किसके? है कोई जो ट्रेनों में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। पर ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? बस यूं ही। अच्छा नहीं लगता। मन करता है कि एक जगह घर बसाकर रहने लगूं। मेरे साथ घर बसाओगी?
ये हो ही नहीं सकेगा। ये हो ही नहीं सकेगा। मन कुछ भी कहे, परंतु मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूं कि अब इससे बाहर नहीं निकल सकती। मैंने नौशाद के साथ पाकिस्तान चले जाना है। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो हसन से कहकर तुम्हें पाकिस्तान बुलवा लूंगा। नहीं, मैं हाँ नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि तुम तब भी इन कामों से बाहर नहीं आ सकते, और इन कामों का अंत मौत पर जाकर खत्म होता है। जरूरी तो नहीं कि जरूरी है। मैंने बहुतों को देखा है, जिनके साथ मैं रही उनमें से शायद ही कोई जिंदा हो। ये मौत का रास्ता है। अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो? नहीं छोड़ सकते। तुमने ऐसा सोचा भी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मैं हसन को तैयार कर लूंगा कि तुम उनके राज जानते हो। वो तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं होने देंगे। गलतफहमी में मत रहो। वैसे भी हम लोग दूसरे लोगों की तरह साधारण जिंदगी नहीं बिता सकते। हम बुरे लोगों में आते हैं। इस्माइल नसीमा को देखने लगा। नसीमा मुस्कुराई। तुम कितनी आसानी से सच्ची बात कह देती हो। इस्माइल बोला। हम सच में बुरे लोग हैं। अब खाना खा लो। मैंने भी नहीं खाया। इस्माइल ने नसीमा के होंठों को चूमा और उसे आजाद कर दिया। सूफी ने मुझे बताया कि परसों सुबह बुलेट ट्रेन दिल्ली के लिए वापसी का सफर तय करेगी। नसीमा बोली। समझ गया। तुम ये काम करने से पहले मेरे साथ कहीं भाग जाना चाहो तो मैं तैयार हूं। काम करने से पहले? मैं तुम्हें पसंद हूं ना? हाँ। तो मेरे साथ भाग जाना पसंद करोगे? जरूर पसंद करूंगा, परंतु काम से पहले नहीं, काम के बाद। पहले क्यों नहीं? मुझे ये काम करना है। तुम काम के बाद भी किसी बहाने से इनकार कर दोगे भागने को? नसीमा ने गंभीर स्वर में कहा। इस्माइल गंभीर हो उठा। नसीमा को देखने लगा। हाँ, इस्माइल बोला। शायद मैं तुम्हारे साथ भाग ना सकूं। मैं सूफी और हसन को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम हाँ कहते तो बड़ी मुसीबत में फंस जाते। मैं तुम्हारा इरादा सूफी को बता देती। नसीमा ने कहा। क्यों? ये सब करना मेरे काम में शामिल है। कमजोर आदमी का हमारे बीच कोई काम नहीं। नसीमा ने उसका गाल थपथपाकर कहा। चलो, अब खाना खा लो। रात तुम मेरे साथ एक ही बेड पर बिताना चाहोगे। अगला दृश्य। दिल्ली, अगले दिन सुबह। नई दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर सजी सवरी बुलेट ट्रेन खड़ी थी। कुछ घंटों के लिए प्लेटफॉर्म सामान्य यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद प्लेटफॉर्म पर तगड़ी भीड़ थी। हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी, और रेलवे के कर्मचारी दिख रहे थे। उत्साह से भरा कोलाहल था। बुलेट ट्रेन के इंजन को फूलों के हार से सजाया गया था, जैसे कि नई दुल्हन को सजाया जाता है। ट्रेन के कई डिब्बों पर भी हारों को लटकाकर उन्हें सजाया गया था। ट्रेन के इंजन की तरफ ट्रेन को इंजन की तरफ से देखा जाए तो वो ठीक रिवॉल्वर की बुलेट की तरह लग रही थी। इंजन की शक्ल भी बुलेट के अगले हिस्से की तरह थी। पूरी की पूरी ट्रेन जापान से बनकर आई थी। विमान द्वारा डब्बों को हिंदुस्तान लाया गया था। हर किसी को उत्साह था ट्रेन के छूटने का, ट्रेन को छूने का, भीतर बैठने का। सुबह के 9 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ और बढ़ गई। गृह मंत्री और रेलवे मंत्री कुछ ही मिनटों में स्टेशन पर पहुंचने वाले थे। प्लेटफॉर्म पर एक तरफ सलेटी रंग की वर्दी पहने पेंट्री कार का स्टाफ खड़ा था, जो कि करीब 30 लोग थे। उनके पास खाने पीने का सामान प्लास्टिक की पेटियों में मौजूद था, जो उन्हें पेंट्री कार में ले जाना था। उसी में फरहान, अबू और वकील थे। उनमें विनय बरूटा और जगमोहन भी वर्दी पहने थे, परंतु अभी तक जगमोहन की निगाह विनय बरूटा पर नहीं पड़ी थी। तभी वकील की निगाह कुछ कदम के फासले पर खड़े खान पर पड़ी तो वो चौंका। उसने धीमे से फरहान से कहा। खान उधर खड़ा है। फरहान ने खान को देखा। खान भी उसे देख रहा था। मौका पाकर फरहान अपनी जगह से हटा और खान के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरहान ने धीमे स्वर में बोला। तुम्हें तो वहां के लिए चल देना था, जहां रास्ते में नौशाद को ट्रेन रोककर उतारा जाना है। वहां के सारे काम तुम्हारे हवाले हैं। इस काम के लिए बहुत वक्त है मेरे पास। मैं शाम तक वहां पहुंच जाऊंगा।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूफी का फोन आया था। वो बोला कि स्टेशन पर जाकर तुम लोगों को सलामत रवाना होते देखूं और उसे फोन पर बता दूं। अभी 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा ट्रेन चलने को। तुम लोग ट्रेन के भीतर कब जा रहे हो? ठेकेदार का इंतजार कर रहे हैं, वो आने वाला है तब। हथियार लाया? हाँ, रिवॉल्वर है, फरहान ने धीमे से कहा। अबू और वकील के पास भी है। सावधान रहना, रिवॉल्वरें किसी को दिखे नहीं। मेरे ख्याल में तो अभी रिवॉल्वर पास में रखने की जरूरत नहीं थी, वापसी पर ही जरूरत पड़ेगी। पता नहीं क्यों हथियार पास में ना हो तो मैं खुद को असुरक्षित महसूस करता हूँ। तुम्हारा कसूर नहीं है, धंधा ही ऐसा है, खान मुस्कुराया। मैं वापस उन लोगों के पास जा रहा हूँ, तुम जरा दूर हट कर रहो। फरहान वापस पेंट्री कार के कर्मचारियों के बीच आ पहुंचा। तभी शोर पड़ा। पता चला कि रेल मंत्री और गृह मंत्री प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचे। उनके साथ 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। वहां मौजूद ज्यादातर लोगों का ध्यान उस तरफ हो गया। तभी ठेकेदार उनके करीब आता कह उठा, चलो चलो, पेंट्री कार में चलो, वहां अपनी तैयारी करो, 1 घंटे में ट्रेन चल देगी। ठेकेदार उन सबको अपने पीछे पेंट्री कार तक ले गया। 5 मिनट बाद ही रेलवे के 2 कर्मचारी वहां पहुंचे। उन्होंने पेंट्री कार का दरवाजा खोला और पास ही खड़े होकर हाथ में पकड़े गत्ते पर लगे कागज को देखकर एक का नाम पुकारा। तो उस नाम का व्यक्ति फौरन पास आ पहुंचा। रेलवे के कर्मचारी ने उसका फोटो वाला आई कार्ड मांगा। उसे देखने के बाद उसे बुलेट ट्रेन में जाने दिया। इसी प्रकार पेंट्री कार के लोग अपनी शिनाख्त दिखाकर भीतर जाने लगे। प्लास्टिक के डिब्बे जैसी पेटियों में खाने पीने का सामान भीतर लाया जाने लगा। बुलेट ट्रेन की रवानगी की तैयारियां अब तेज गति से आगे बढ़ रही थी। अगला दृश्य। 10:30 बजे रेल मंत्री ने नारियल फोड़ा और हरी झंडी दिखाई तो बुलेट ट्रेन पटरियों पर सरकने लगी। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। बुलेट ट्रेन के फाइनल ट्रायल पर रवाना होने की। पेंट्री कार में भरपूर हलचल थी। 6 लोग खाने पीने के सामान को पेटियों से निकालकर मुनासिब जगह पर लगा रहे थे। बाकी कुछ कामों में व्यस्त थे। मिनट भर में ही बुलेट ट्रेन ने 125 की रफ्तार ले ली थी, जबकि ट्रेन के भीतर मौजूद लोगों को एहसास नहीं हो रहा था कि वो इतनी तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन के भीतर बैठे हैं। पेंट्री कार से कुछ वेटर पानी की बोतल, टोस्ट और अन्य सामान लेकर ट्रेन के भीतर अन्य डिब्बों में जाने लगे थे। क्योंकि ट्रेन में यात्री न होकर सारे सरकारी लोग थे, इसलिए सामान बेचा नहीं, दिया जाना था। एक तरह से ये रेलवे का घरेलू सफर था। अबू भी पानी की बोतलों का एक डिब्बा थामे पेंट्री कार से निकला था। सब कुछ ऐसे चल रहा था कि जगमोहन का सामना विनय बरूटा से हो गया। विनय बरूटा को पहचानते ही वो चौंका। तुम? जगमोहन के होठों से निकला। परंतु विनय बरूटा ने उसे नहीं पहचाना। कोई गड़बड़ ना हो इसलिए विनय बरूटा जगमोहन की बांह पकड़कर एक तरफ ले गया। अभी सारे वेटर काम पर नहीं लगे थे, कुछ फुर्सत में थे। उनका काम तब शुरू होना था जब दोपहर को रास्ते में पड़ने वाले एक स्टेशन से लंच लेकर ट्रेन ने चल देना था। तब जो लोग अब काम करने पर लगे हैं उन्हें आराम करना था। तुम मुझे जानते हो? विनय बरूटा ने पूछा। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। नहीं। विनय बरूटा की आंखें सिकुड़ी। मैं वही हूं जिससे तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि देवराज चौहान मेरा बच्चा है। ये बात तो मैं बहुतों से कहता हूं, परंतु मुझे याद नहीं कि तुम मुझे कहाँ मिले। जगमोहन ने बताया कि उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी। विनय बरूटा सिर हिलाकर कह उठा, उस दिन तो तुम साहब बनकर घूम रहे थे, परंतु मुझे नहीं पता था कि तुम ट्रेन में वेटर का काम करते हो। मेरी छोड़ो, अपनी कहो, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। तुम डकैतियां डालते हो और अब इस ट्रेन में वेटर के भेष में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, विनय बरूटा मुस्कुरा पड़ा। बुलेट ट्रेन में सफर करके देखना चाहता था, इसलिए। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं जानता हूं कि बात कुछ और है। और क्या? ये तो तुम्हें पता होगा। यार कुछ भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ सफर करना। मैं अभी पुलिस वाले को खबर करता हूँ कि ये पेंट्री कार में एक डकैत वेटर के वेश में सफर। क्यों गजब ढा रहे हो? विनय बरूटा सकपका उठा। मुझे मजे से सफर करने दो।
तुम कहीं गृह मंत्री की हत्या तो नहीं करना चाहते? क्या कहते हो? सक पकाया विनय बरूटा। तुम जैसों का क्या भरोसा कि कब? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। डकैतियां करता हूँ वो अलग बात है। कहने के साथ ही विनय बरूटा ने जेब से 500 के 20-25 नोट निकाले और जगमोहन के हाथ में थमाता कह उठा, ये रख लो और किसी से मेरे बारे में मत बताना। मैं तो सिर्फ बुलेट ट्रेन में सफर करने के लिए आया हूँ। तुम मेरे दोस्त बन जाओ। ठीक है, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? देवराज चौहान तुमसे बड़ा डकैती मास्टर है। तुम उसके बच्चे हो। ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरा बच्चा। मैं अभी पुलिस को तुम्हारे बारे में। रुको रुको, नाराज क्यों होते हो? चलो मान ली तुम्हारी बात। विनय बरूटा ने जैसे मुसीबत सिर से नीचे उतारनी चाहिए। क्या बात मान ली? यही कि देवराज चौहान मुझसे बड़ा डकैती मास्टर है। और और क्या? तुम उसके बच्चे हो। मैं उसका बच्चा हूं। विनय बरूटा ने नापसंदगी भरे स्वर में कहा। अब तो खुश? हाँ, जगमोहन ने नोटों को जेब में रखते हुए कहा। एक बात तो बताओ, तुम देवराज चौहान को मुझसे बड़ा डकैती मास्टर क्यों मनवाना चाहते हो? वो तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? नहीं। तो फिर वो बड़ा हो या मैं, क्या तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। देवराज चौहान का नाम बहुत सुना है। वो तुमसे बड़ा डकैती मास्टर है। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि देवराज चौहान डकैती करके ढोल पीटता है कि उसने डकैती कर ली। इसलिए वो मशहूर हो गया। अखबारों में भी उसका नाम आ जाता है। पुलिस भी सड़कों पर डंडा बजाती घूमती है कि कहाँ है देवराज चौहान, कहाँ है देवराज चौहान। बस इसी चक्कर में देवराज चौहान मशहूर हो गया। जबकि मैं डकैती करके खामोशी से छिप जाता हूँ और शोर शराबा नहीं होने देता कि किसी को मेरे बारे में पता न चले। जो भी हो, देवराज चौहान तुमसे बड़ा डकैती मास्टर है, जगमोहन ने कहा। ये ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? ठीक है, मैं अभी पुलिस को। ओ, तुम तो बात बात पर उखड़ जाते हो। मैंने कह तो दिया कि देवराज चौहान मुझसे बड़ा डकैती मास्टर है और मैं उसका बच्चा हूं। विनय बरूटा ने उसका हाथ पकड़ा। अब बातचीत में तो मुंह से निकल ही जाता है कि देवराज चौहान मुझसे छोटा है। ऐसा कभी फिर मुंह से निकला तो परवाह मत करना, सच बात तो कभी भी मुंह से निकलेगी। मेरे सामने ना निकले। ठीक है? विनय बरूटा ने शराफत से सिर हिलाया। इस बात की पूरी कोशिश करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। मुझे पता लगा है कि पेंट्री कार में 4 आदमी ठेकेदार को पैसे देकर चढ़े हैं। यानी कि 4 लोग वेटर नहीं है। उनमें से एक तुम हो गए, परंतु बाकी के 3 अभी भी बाकी हैं। उनकी पहचान करो। वो उन आतंकवादियों के साथी हो सकते हैं। उनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। विनय बरूटा जगमोहन को देखने लगा। सुना तुमने? उनकी पहचान? तुम कौन हो? देवराज चौहान की तरफ से हूं। ओह, तो तुम देवराज चौहान के साथी हो? तभी तो जो मैंने कहा है सिर्फ उस पर ध्यान दो। मैं समझ गया। उन 3 लोगों को पहचान लूंगा मैं सफर के दौरान। विनय बरूटा ने कहा। तुम देवराज चौहान के लिए काम करते हो? हाँ। काबिल आदमी लगते हो। तुम मेरी परवाह मत करो कि मैं काबिल हूं या नहीं। सॉरी दोस्तों, आप सोचो, दो आदमियों की ये बातचीत सोचिए आप कैसी हो रही होगी यार। बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये वाला पार्ट। अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा था विनय बरूटा, और एकदम उसके पैर निकल गए। खैर, आगे स्टोरी शुरू करते हैं। सॉरी। तुम मेरी परवाह मत करो कि मैं काबिल हूं या नहीं। तुम उस बात का ध्यान रखो जो तुम्हें बताई गई है। मैं सोच रहा हूं कि तुम मेरे साथ काम किया करो। विनय बरूटा बोला। हम दोनों में अच्छी पटेगी। अपनी सड़ी बातें बंद करो। मेरे साथ काम करके तुम्हें अच्छा लगेगा, तब तुम ये भी समझ जाओगे कि देवराज चौहान सच में मेरा बच्चा है। जगमोहन ने उसे घूरा। सोच लेना, आराम से बता देना। देवराज चौहान ट्रेन में कहाँ है? वो ट्रेन में नहीं है। मुंबई से चढ़ेगा?
विनय बरूटा के चेहरे पर गंभीरता थी। हाँ, कहने के साथ ही जगमोहन उसके पास से अलग हो गया। बुलेट ट्रेन गोली की सी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। अगला दृश्य। 2.5 घंटे बीत गए बुलेट ट्रेन को रफ्तार से दौड़ते हुए। ट्रेन में खुशनुमा माहौल था। पेंट्री कार से आगे की बोगी पुलिस के जवानों की थी, जो कि वापसी पर एसटीएफ के जवानों की होनी थी। उससे अगली बोगी प्रेस वालों की थी। उसके आगे की वो बोगी थी जिसमें गृह मंत्री और उनके साथ के कर्मचारी थे। पीछे की 4 बोगियां खाली थी। उसके बाद गार्ड का केबिन था। 1 बजे बुलेट ट्रेन 5 मिनट के लिए एक स्टेशन पर रुकी और खाना लेकर चल दी। अब खाना सर्व होने का टाइम था। अब खाना सर्व होने का काम होना था। पेंट्री कार के वेटरों की ड्यूटी बदल दी गई। पहले वाले आराम करने लगे। वेटर लंच सर्व करने के लिए तैयारी में लग गए। वेटरों के इस जत्थे में जगमोहन, विनय बरूटा, फरहान और वकील थे। कोई पानी सर्व करने की ड्यूटी ले चुका था, कोई खाना। फिर सब लंच ले जाकर सर्व करने में लग गए। जगमोहन ने एक ट्रे संभाली जिसमें खाने की 15 ट्रे रखी हुई थी और उसे पेंट्री कार से निकलकर पुलिस वालों के डिब्बे में प्रवेश करना था। कई पुलिस वाले वहां आराम की मुद्रा में पसरे हुए थे। ट्रेन की सीटें बिल्कुल प्लेन की तरह थी, परंतु चौड़ाई में प्लेन की सीटों के मुकाबले कुछ छोटी थी। दोनों तरफ 2-2 सीटों का जोड़ा मौजूद था। बीच में आने जाने वालों के लिए रास्ता था। सीटों के सामने टेबल जैसे बोर्ड को खोल लिया जाए तो वो टेबल का काम देने लगता था। बाद में उसे उठा दिया जाए तो वो ट्रेन की दीवार के साथ ऊपर की तरफ सट जाता था। सीटों को आगे पीछे करके अपने मन मुताबिक आरामदेह बनाया जा सकता था। चूंकि ट्रेन नई थी इसलिए चांदी की तरह चमक रही थी। ला भाई, जगमोहन को खाना लाते देखकर एक कांस्टेबल कह उठा। बहुत भूख लगी है। ड्यूटी देने के वास्ते सुबह 3 बजे का उठा हूं और जल्दी में नाश्ता भी नहीं किया। आपका लंच पीछे आ रहा है, जगमोहन ने मुस्कुराकर कहा। यही दे दे, क्या फर्क पड़ता है। ये मंत्री जी की बोगी का खाना है, कहते हुए जगमोहन आगे बढ़ गया। वो लंबी वाली बोगी जगमोहन ने पार की और खाने की ट्रे उठाए आगे की बोगी में प्रवेश कर गया। ये प्रेस वालों की बोगी थी। यहाँ गप्पे और बातें चल रही थी। शोर हो रहा था। 2 रिपोर्टर एक तरफ बैठे विस्की गटक रहे थे। रिपोर्टरों में आधी संख्या युवतियों की थी। बोगी में 150 लोगों के बैठने के लिए सीटें थी, परंतु आधी सीटें ही भरी हुई थी, बाकी खाली थी, जिन पर कैमरे बैग वगैरह रखे हुए थे। कुछ ट्रेन की तस्वीरें ले रहे थे, कुछ ने वीडियो कैमरे चला रखे थे। ऐसे में वीडियो कैमरे वाला खाना लेकर जगमोहन की फिल्म बनाने लगा। जगमोहन इन हालातों में उसे अपनी फिल्म लेने से रोक भी नहीं सकता था। तभी सीट पर बैठा एक रिपोर्टर जगमोहन से कह उठा, भैया, मंत्री जी की बोगी में जा रहे हो? हाँ, आगे बढ़ता हुआ जगमोहन कह उठा। वहां सन न्यूज का मरियल सा रिपोर्टर गृह मंत्री जी का इंटरव्यू लेने गया है। 1 घंटा हो गया, अभी तक लौटा नहीं। मैंने भी इंटरव्यू लेने जाना है। उससे जाकर बोलो, बस कर, बहुत हो गया। उस रिपोर्टर के स्वर में नाराजगी के भाव थे। जगमोहन जवाब में मुस्कुरा दिया, आगे बढ़ता रहा। तभी एक युवती कह उठी, हमारा लंच कब आएगा? मैंने खाना खाकर नींद भी लेनी है। पीछे आ रहा है, जगमोहन ने कहा। खाने में क्या है? शाही पनीर वगैरह है या उबली दाल ही है? एक कैमरामैन कह उठा। सब कुछ मिलेगा। ऐसा खाना पहले ट्रेन में कभी नहीं खाया होगा। स्पेशल खाना है आज। हमें बढ़िया खिलाएंगे तभी हम टीवी पर तारीफ करेंगे, नहीं तो बुलेट ट्रेन की सारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। आखिर हम रिपोर्टर हैं, दूसरा कह उठा। जगमोहन प्रेस रिपोर्टर की बोगी से निकलकर अगली बोगी में चला गया। बुलेट ट्रेन रफ्तार के साथ दौड़ी चली जा रही थी। आगे वाली बोगी में प्रवेश करते ही पल भर के लिए ठिठका जगमोहन। सामने 2 हथियारबंद पुलिसमैन खड़े थे। दोनों की निगाह जगमोहन पर गई। राम राम भाई, जगमोहन मुस्कुराकर कह उठा। जाओ, उनमें से एक बोला। कैसे जाऊं, थोड़ा रास्ता तो दो, जगमोहन खाने की ट्रे संभाले बोला। एक पुलिसमैन थोड़ा सा बोगी के भीतर हुआ तो जगमोहन भीतर जा सका। जगमोहन उन बोगियों के हालातों को अपने दिमाग में सुरक्षित करता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बुलेट ट्रेन की वापसी पर कैसे भी बुरे हालात हो सकते हैं। तब ये सब बातें काम में आने वाली थी। जगमोहन अब गृह मंत्री जी की बोगी में था। करीब 50 लोग थे वहां।
शांत शांत सा था वहां सब कुछ ज्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा था। बोगी की बीच वाली सीट पर जो खिड़की की तरफ थी वहां पर मंत्री जी मौजूद थे और सामने बैठे पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे। पास में मंत्री जी का पीए और कुछ और लोग भी मौजूद थे। जगमोहन बोगी में मौजूद लोगों को खाने की एक एक ट्रे देने लगा। मंत्री जी ने वेटर की वर्दी मैंने जगमोहन को देखा तो उस रिपोर्टर से कह उठे, बस अब मेरा खाने का वक्त हो गया। मैंने आपको जरूरत से ज्यादा वक्त दे दिया है। अब बस एक सवाल और, बुलेट ट्रेन की टिकटों की क्या कीमत होगी? ये तो इस बात को रेल मंत्री जाने, मैं तो सिर्फ बुलेट ट्रेन में सफर करने की खातिर आ बैठा हूं, गृह मंत्री जी ने कहा। जगमोहन की लाई खाने की ट्रे समाप्त हो गई। तब तक पीछे दूसरा वेटर खाने की ट्रे लिए आ पहुंचा। रिपोर्टर वहां से जाने की तैयारी कर ही रहा था। जगमोहन वापसी के लिए मुड़ने लगा तो गृह मंत्री जी ने उसे कहा, सुनो भैया। जी सर। जगमोहन फौरन मंत्री जी के पास पहुंच गया। मैंने ऑर्डर दिया था कि मुझे लंच में सिर्फ चावल और दही चाहिए। भारी खाना खाने का मन नहीं है। सफर के दौरान तो मैं वैसे भी ज्यादा नहीं खा सकता। जी सर। जगमोहन संभले स्वर में बोला, आपका कहा लंच आता ही होगा। आ गया सर। तभी पास बैठे एक आदमी ने कहा। जगमोहन की निगाह पीछे घूमी। आने वाला फरहान था, जो कि एक ट्रे को दूसरी ट्रे से ढके खाना लेकर पास पहुंचा। जगमोहन ने उसे आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। फरहान आगे बढ़कर गृह मंत्री जी को खाना देने लगा। एक आदमी ने टेबल खोल दिया। जगमोहन पलटा और वापस चल दिया। तभी उसने और खाना लाने अभी उसने और खाना लाना था। कई चक्कर लगने थे अभी। तभी एक और वेटर ने बोगी में प्रवेश किया, जिसने ट्रे में एक्वा पानी के एक्वा के गिलास रखे हुए थे। मंत्री जी को पानी दो, जगमोहन ने पास से निकलते हुए कहा। फिर जगमोहन प्रेस वालों की बोगी में आ गया। वहां खाना सर्व किया जा रहा था। कुछ ने खाना शुरू भी कर दिया था। सबसे ज्यादा शोर प्रेस वालों की बोगी में ही हो रहा था। जगमोहन सोच रहा था कि अब के चक्कर में मंत्री जी की बोगी के आगे लगे इंजन में जाने की चेष्टा करेगा। वहां का हाल देखने की कोशिश करेगा। उसे नहीं पता था कि इंजन का रास्ता बोगी से होकर जाता है या बाहर से। प्रेस वाले बोगी के अंत में प्रेस वाली बोगी के अंत में पहुंचा तो सामने से विनय बरूटा को आते देखा। उसने एक बड़ी सी ट्रे में मूंग की दाल के हलवे की कटोरियां उठा रखी थी। जगमोहन के होंठों पर मुस्कान फैल गई। उसके पास पहुंचते ही जगमोहन कह उठा, इस वर्दी में काम करते हुए तुम जच रहे हो। इस काम में क्या बुराई है? विनय बरूटा बोला। लोगों का पेट भरना पुण्य का काम है। पुलिस वाले तुम्हें सॉरी यार। कहता, पुलिस वाले तुम्हें पहचान जाते तो सारा पुण्य मुंह के रास्ते बाहर बाहर आ जाता। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। पुलिस वाले तुम्हें पहचान जाते तो सारा पुण्य मुंह के रास्ते बाहर आ जाता। मैं मशहूर नहीं हूं देवराज चांद की तरह। मेरी फोटो पुलिस वालों के पास नहीं है। कब तक बचोगे? अब हमारी संगत में आ गए हो तो मशहूर भी हो जाओगे। जगमोहन ने व्यंग से कहा, अपना काम करो, मुझे पुण्य कमा लेने दो। विनय बरूटा कहकर आगे बढ़ गया। जगमोहन ने पुलिस वालों की बोगी पार की और वापस पेंट्री कार में जा पहुंचा। पेंट्री कार के मैनेजर के पास जाकर उसने बात की। ट्रेन के ड्राइवर को खाना देना है। हाँ, उन्हें भी दे दो, वो दो लोग हैं। इंजन तक का रास्ता ट्रेन से होकर जाता है? हाँ। मंत्री जी वाली बोगी के आगे अंत में देखना, वहां दरवाजा है। परंतु वो दरवाजा इंजन की तरफ से इंजन के ड्राइवर की मर्जी से ही खुलता है। तुम दरवाजा खटखटा कर देख लेना। समझ गया। उन्हें खाना देने के बाद गार्ड को भी खाना दे आना। जगमोहन ने सिर हिलाया और एक तरफ रखी ट्रे को उठाने के लिए आगे बढ़ गया। चलिए दोस्तों, मैं एक बारी फिर क्षमा चाहता हूं अगर आपको मेरे हंसने से अ, बुरा लगा हो तो। मैं बीच में अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। एक आम हिंदुस्तानी की तरह मैं भी एक सेंटिमेंटल आदमी हूँ। छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। लेकिन ये डायलॉग इनमें काफी व्यंग था, है ना, जैसे हम कहते हैं सुनते हैं आम फिल्मों में, वैसे ही उसी तरह लिखी हुई कहानी है ये। वो कहता है कि अगर पुलिस वाले पहचान जाते तो सारा पुण्य कमा देते तुम्हें। खैर,
जो बात मुझे इसमें गंभीर लगी ना, वो वाला डायलॉग था। वो जो वो जब वो लड़की उसको कहती है कि चलो तुम मेरे साथ भाग चलो, वो कहता है कि काम के बाद भागेंगे। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम ऐसा करो, पहले ही भाग चलते हैं हम। कहता नहीं, काम से पहले नहीं भाग सकता मैं। तो उसे बताती है कि अच्छा किया तूने जो ये कहा कि नहीं, काम से पहले नहीं भाग सकते। अगर तू ये कह देता तो समझ लो तुम्हारा गेम हो जाना था अभी। और ये ऐसा होता भी है। बड़ी जितनी भी ये खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये ऐसे ही काम करती हैं। कच्चा आदमी नहीं रखती हमारे जैसा कोई, हमें काम का कागज का शेर। तो और वैसे भी इस तरह के जो लोगों को मरने मारने के, अब सोचो, वो जब वो न्यूक्लियर बम का डिस्क्रिप्शन दे रहा था ना, तो मैं सोच रहा था अपने दिमाग में कि कितना खतरनाक हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। मतलब अच्छा, ये आदमी जो जो ये कर रहे हैं, इनके भी दिमाग नहीं काम कर रहा कि भाई ये तुम लिए फिर रहे हो। जरूरी थोड़ी कि इसने वहीं जाकर, दिल्ली जाकर फटना है। अगर कि गलती से मुंबई में फट गया, फिर ये हवा में तुम्हारे घर में भी आ जाएगी। हवा का क्या है, हवा तो कहीं भी जा सकती है। पर चलो खैर, जैसे जैसे लोगों के विचार हैं वैसे वैसे वो है। मगर मुझे नहीं लगता कि असल में कोई ऐसा बम होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ऐसे हवा में, मतलब ये कहते हैं उसमें वायरस डाल रखे हैं। जैसे कोरोना आया तो था, पर वो इतना, उसको तो जानबूझ के बनाया गया था ना। कुछ भी है, सच में बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। मतलब सोचो, आप कहीं गोली चल रही हो तो आप छुप सकते हो, बम फट रहा हो तो आप गड्ढे में घुस जाओ। इस तरह का बम फटेगा तो कहाँ जाएगा आदमी? सांस तो लेगा ही। चलो खैर, ज्यादा चिंता ना करें। कैसी लगी कहानी? ये यहाँ पर आकर तो कहानी कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई है। ठीक है, वैसे भी कहते हैं ना, 6 नंबर शैतान का होता है। तो वाकई शैतान आ गया इस कहानी में। अब देखते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि व्यस्त जीवन में और वैसे भी कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो अपने भाई का मान रखते हैं। भले वो कहें बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और वो कमेंट करके जाते हैं, जिसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मतलब मैं यही कह सकता हूँ। और मैं जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करके कहानी आपके सामने ला सकता हूँ। एक भाई ने कहा भी कि आप जल्दी जल्दी कहानियां डालते हैं, ये कि अच्छी बात है। बात तो अच्छी है भाई, लेकिन एक बात है, मतलब लेकिन कहने का मतलब कि अभी भी ना बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वो जब नंबर बढ़ता है ना, तो जरा दिल को खुशी होती है, बस और कुछ नहीं। उम्मीद होती है कि चलो यार, और ज्यादा लोग सुन रहे हैं, और करो और करो। खैर, उम्मीद है कि धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ जाएगी। आप लोगों को कैसी लग रही है अब तक कहानी, बताइएगा जरूर। और मैंने जो पिछले एपिसोड में कहा था, वो अब तक शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा। अच्छा, मैं जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ कितने लोगों ने देखा है। 5 नंबर अभी तक कितने लोगों ने देखा है? 14 लोगों ने देखा है, सुबह के 7 बजे तक। तो उसमें भी मैंने कहा था, मुझे बताइएगा। मैं वो जो कहानी मैंने आपको कहा था ना, वो सीक्रेट सोसाइटी वाली, अशोक की, वो मैं ऐसे नहीं डालना चाहता हूँ, मैं लाइव में ही डालूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो इस तरह आ जाएगी और सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। ये साइड तो हम देवराज चौहान के लिए रखेंगे, बाकी कहानियां लाइव में ही डालेंगे, ताकि दूर से ही पता चले। अपने विचार बताइएगा कि कोई आप सुनना चाहेंगे वो कहानी या नहीं, तो फिर मैं उसे भी डाल दूंगा। चलिए, तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें,
और उम्मीद है आपको भी मेरी तरह हंसी आएगी ये डायलॉग सुनकर। मैं शायद ना भी आए, क्योंकि मैंने हंस दिया है तो आपका स्वाद किरकिरा हो जाएगा। सॉरी अगर मैंने आपका वो मोमेंट खराब कर दिया तो। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।